एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और 6 मार्च का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम शुरू करेंगे। 6 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे आज। पहला है यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन, जिसमें G20 के एस्पेक्ट्स के लिए बड़े आर्टिकल है, उसको देखेंगे। देन द हार्डशिप्स ऑफ करियर इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आयुष है, उनके लिए एक आर्टिकल देखेंगे। लिबियाज आउटलुक रिमेन्स ब्लीक, जिसमें जो लिबिया की जो कंडीशन रही अरब स्प्रिंग से लेकर आज तक उसकी घटनाओं का एक बढ़िया आर्टिकल इसको देखेंगे। व्हाट आर बायो कंप्यूटर्स, उसमें अभी कुछ दिन पहले जैसे बायो चिप्स की बात हुई थी, बायो कंप्यूटर्स की बात हो रही है, उसको हम समझेंगे कि टेक साइंस और टेक वाले सेक्शन में यूपीएससी के हिसाब से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को हम ऑप्ट करेंगे। फिर टैक्स ट्रांजेक्शन में जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है उसके हवाले से एक छोटा सा आर्टिकल है। फिर उसके बाद अटैक ऑन नॉलेज में एफसीआरए को जो एक्ट है उसको सस्पेंड किया गया, इस लॉ को सस्पेंड किया गया थिंक टैंक के लिए, उसके लिए भी बड़े आर्टिकल इसको हम देखते हैं। ये सारे आर्टिकल हम यूपीएससी के लेवल से प्रिपेयर करेंगे। सारी याद रखिएगा, सभी आर्टिकल्स रटने नहीं होते हैं, उनके व्यू पॉइंट को समझना होता है, जिससे हम अपनी खुद के व्यू पॉइंट को डेवलप कर सके यूपीएससी के एस्पेक्ट से। साथ साथ यूपी पीसीएस या फिर जो स्टेट पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं उनसे भी व्यू पॉइंट इंटरव्यू में या मेंस राइटिंग में काम आता है। तो पहला आर्टिकल लिखा है हैप्पी बॉन जैकब साहब ने, बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि इंडिया के ऊपर जो अभी ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो अभी हाई टेबल हमारे लिए ऑर्गेनाइज की गई है G20 के लिए, उसमें क्या हम अपनी कंट्री को स्ट्रेंथन कर पाएंगे और क्या चीजें हैं जिनको हम हाईलाइट कर पाएंगे इस प्रेसिडेंसी के हवाले से। साथ ही साथ हमें अपनी जगह भी बनानी है। कॉमिटी ऑफ नेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नेशंस के साथ रह के, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हम जियो पॉलिटिकल हाई सिचुएशन में हैं, जहाँ पे क्वाड की मीटिंग हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, उसके साथ ही साथ 2 से 4 मार्च के बीच में रायसीना डायलॉग भी होगा, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स सपोर्टेड मिनिस्टर्स आएंगे। तो उसमें जो हमारी बातचीत हो रही है उसका निकल के एक्चुअली क्या आउटकम आ सकता है, क्या करना चाहिए, वो बताते हैं। जिसमें अभी कुछ दिन पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी हुआ था, ठीक है। फॉर अ कंट्री दैट हैज फॉर फार टू लॉन्ग इनहैबिटेड, जो देश जो काफी लंबे समय से साइडलाइंस में रहा, जहां पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की साइडलाइंस में रहा, लोगों की क्रिटिसिज्म को देखता रहा, कंप्लेन भी करता रहा और इतना और असर्ट रहा अपनी चीज में, उसके लिए जो सिचुएशन है वो काफी पिवटल सिचुएशन बन गई है G20 की टेबल आने के बाद। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, इंडिया एससीओ का मेंबर है, साथ ही एससीओ का मेंबर हुआ, साथ ही साथ क्वाड का मेंबर है, और बड़े बड़े देशों में जो अभी हमारी पोजीशन है ग्लोबल साउथ को लेकर के, उसके लिए हमें क्या चीजें जो हमारे रेपुटेशन को ठीक करे, हमारे स्टेटस को ठीक करे, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या ऑप्शंस लेने चाहिए, ये G20 की टेबल डिसाइड कर सकती है। उसके पीछे इंडिया के भी कुछ एजेंडाज हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। एंड येट 1 ईयर इज टू शॉर्ट इन जियो पॉलिटिक्स, कहते हैं 1 साल की जियो पॉलिटिक्स में कोई टर्न अराउंड लाने के लिए बहुत छोटा समय होता है। इज नॉट ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ हैप्पी कोइंसिडेंसेस, और ऐसा होता है जियो पॉलिटिक्स में कि हमेशा पॉजिटिव या हैप्पी कोइंसिडेंसेस हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर न्यू दिल्ली it is its moment under the sun, the near realization of a long awaited pivotal power movement, मतलब ये जो समय चल रहा है वो काफी क्रूशियल समय है। अंडर द सन मतलब जो कुछ हो सकता है पॉसिबल वो इंडिया के लिए हो सकता है, इसके ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना चाहिए। उसके साथ ही साथ वो कुछ हिस्ट्री की बातें बोलते हैं कि 75 सालों की आजादी के साथ साथ जब हम पंडित नेहरू के समय से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक की साइड लाइन्स को देखते हैं, और मोदी साहब के आने के बाद जो उनका जो रोल हुआ है, जिसमें इंडिया का कल्चर डिफाइन हुआ, हिस्ट्री डिफाइन हुआ, डेमोग्राफी डिफाइन हुआ है अभी तक, लेकिन कोई ऐसा बड़ी चीज हमने वो नेशनल लेवल पे नहीं की है जिसके हवाले से हम अपनी बातों को अब G20 से में डिफाइन कर सकें। लेकिन हमारा जो फाउंडेशन है वो हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहा है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री। तो जबकि हमारा जो मैक्सिमम एक्सपोजर रहा विश्व में वो हिस्ट्री के द्वारा रहा है। न्यू दिल्ली वॉज टू वीक टू असर्ट इटसेल्फ, लेकिन न्यू दिल्ली वो कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं जो ये लिख रहे हैं, कि न्यू दिल्ली हमेशा से बहुत वीक रहा है अपने आप को असर्टिवली पोजिशन करने में। असर्ट का मतलब होता है स्ट्रांगली सामने रखने में, और टू अनइम्पॉर्टेंट और बहुत ही अमहत्वपूर्ण भी रहा है। But the solid foundation laid through the decades are starting to make a difference. लेकिन जो strong foundation थी हमारी decades से रही है, वो कहीं ना कहीं difference लाती है, दूसरों से अलग करती है हमें। The contemporary India pivotal position in world politics and thanks to fortunate confluence of deliberate and unforeseen factors. लेकिन कुछ ऐसे unforeseen factors रहे और कुछ मामलों में हम lucky भी रहे हैं जिन्होंने हमारी पोजीशन को फेवर किया और हमारी पोजीशन को बाकी देशों के सामने बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया। A far stronger economic and military power courted by great powers, New Delhi has cleverly used the failure of the post-war world
वर्ल्ड ऑर्डर टुडे टू इट्स एडवांटेज। और हमारा जो सिचुएशन थी उसे साथ दिया, और साथ ही साथ न्यू दिल्ली ने बहुत चालाकी से, हम हमारे देश है बहुत ही समझदारी से पोस्ट वॉर की सिचुएशन जो थी विश्व में, उसमें अपने आप को अपने रास्ते चुन लिए, अपने एडवांटेज के रास्ते बना लिए। द वरी अबाउट एन एग्रेसिवली राइजिंग चाइना, समस्या अभी के लिए ये है कि चाइना जो अग्रेसिवली राइज कर रहा है हैज फर्दर प्रॉम्प्टेड ग्लोबल लीडर्स टू लुक फॉर जियोपॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जो इस बात की तरफ हाईलाइट करता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है, तो हमें कोई अल्टरनेटिव चाहिए जियोपॉलिटिकल स्टेप के लिए। ठीक है, तभी इंडिया का झुकाव यूएस की तरफ भी है। ये मेंशन करते हैं कि जो फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो रही हैं जो चाइना के हवाले से, अगर हम रशिया और यूक्रेन की बात को हटा भी दें, तो उस केस में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो जयशंकर साहब ने किताब लिखी है द इंडिया वे, उसमें इस बात को मेंशन किया है कि दूसरे देशों की कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को निकालना है, जिसमें से वेस्ट के देश भी आते हैं और यूएस भी आता है। पर इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते हुए अग्रेसिवनेस को की वजह से हमारा जो झुकाव है यूएस की तरफ हुआ है। ये स्ट्रेटेजी जो इस किताब में नहीं लिखा है, ये राइटर लिख रहे हैं। ऑन द यूक्रेन वॉर, न्यू दिल्ली हैज नॉट एलिमिनेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द वॉर इन अ बिग वे। और यूक्रेन वॉर में न्यू दिल्ली सिर्फ अकेला ही ऐसा नहीं है, बाकी और भी ऐसे देश हैं जिनको एलिमिनेट किया गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो समझने वाली बात यह है कि न्यू दिल्ली इज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर, हम जो हमारा देश है वो ब्रिक्स का एक्टिव मेंबर है, एससीओ का एक्टिव मेंबर है, और चाइना के साथ हमारे कई सारे मल्टीलेटरल फोरम्स भी हैं। ना कंटेम्पररी इंडिया सीक्स द लैंग्वेज ऑफ रिविजनिज्म एंड स्टेटस इन द सेम ब्रीथ एंड विदीज, लेकिन कंटेम्पररी जो समकालीन भारत में या विश्व में कहना चाहिए, जो हमारा जो हमारी भाषा है वो रिविजन की बात करती है, स्टेटस को की बात करती है, और ब्रीथ करने की बात, मतलब चाइना के साथ अगर हमको टक्कर लेनी है, चाइना के साथ या उससे आगे निकलना है, तो हमें कोई अल्टरनेटिव चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको स्टेटस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हमारे अपनी बातों और पॉलिसी में रिवीजन करना पड़ेगा, और सेम ब्रीद मतलब सेम तरीके का रास्ता अपनाना पड़ेगा जैसे और देश अपना रहे हैं। और इंडिया चाहता क्या है? इंडिया ये चाहता है कि यूएनएससी में हमारा कोई पक्का रास्ता बन जाए, कोई पक्की सीट बन जाए। नाउ न्यू दिल्लीज ऑब्जेक्टिव इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब हमारा जो टारगेट है वो इजी है। क्या है? इट हैज लॉन्ग वांटेड अ सीट एट द ग्लोबल हाई टेबल। ग्लोबल हाई टेबल क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए इंडिया को, यही हमारा प्रयास है। क्योंकि अगर वहां हमको परमानेंट सीट मिलती है तो बाकी के देशों से हैंडल करना और लोगों और हमारी स्ट्रेटेजी में जो हमारा सिग्निफिकेंस है वो लोग देशों को दिखने लग जाएगा अगर ऐसा होता है तो। It has therefore been hinting at the dysfunctionality of the UNSC and the utility of the more inclusive and flexible forums such as G20. Mr. Modi's argument at G20 foreign ministers meeting that the global governance has failed. जबकि G20 में इसीलिए G20 में मोदी साहब ने इस बात को कहा भी था कि ग्लोबल गवर्नेंस फेल हो चुका है, तो इसको हैंडल करने के लिए एक किसी देश को तो आगे निकल करके आना ही पड़ेगा। पर G20 में क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? क्योंकि हम हमेशा से ही वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में साइडलाइंस में चले हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को चुना, हमने ना ही यूएस को सपोर्ट किया ना ही रशिया को सपोर्ट किया, हम एनएम की तरफ चले। लेकिन अब G20 की वजह से जो हमारी पोजीशन है वो सबके सामने खुल करके आ गई है, तभी कहा जा रहा है कि कोई स्टेप उठाइए, कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश करिए, यूक्रेन और रशिया के अगेंस्ट ये वॉर नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए हम दो देशों की उसको दिमाग में रखते हुए राइटर कहते हैं कि हम यूक्रेन वॉर में हम दो देशों के बीच में ब्रिज का काम तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी चीजों को आगे प्रोमलगेट कर सकते हैं कि हमको भी परमानेंट सीट चाहिए यूएन में, या हाई टेबल की बात होती है, विश्व के सभी हाई टेबल्स की बात कर सकते हैं, G7 की बात कर सकते हैं, G5 की बात कर सकते हैं, यूएन की बात कर सकते हैं, उन सभी ग्रुप्स की बात कर सकते हैं जहां इंडिया नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले यूएस सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए मना किया, डिनर पे वो नहीं आए। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम ब्रिज को बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर कुल मिला के हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट को पब्लिश भी किया अभी 2 दिन पहले। इसके अलावा न्यू दिल्लीज हार्ट मे और मे नॉट बी विद द ग्लोबल साउथ, मतलब हमारा जो दिल है वो ग्लोबल साउथ से जुड़ा हुआ उतना नहीं है, लेकिन चाइना के हवाले से चाइना कैन यूज द ग्लोबल साउथ आर्ग्यूमेंट फॉर जियोपॉलिटिकल एंड, लेकिन चाइना इसको ग्लोबल साउथ की वॉइस को यूज कर सकता है, इसलिए हमको अपनी जगह बनानी जरूरी है। सो इन न्यू दिल्लीज परस्यूट ऑफ एक्टिवली सीकिंग अ सीट एट ए रीस्ट्रक्चर ग्लोबल हाई टेबल, जब भी हाई टेबल की बात आती है तो वो G20 भी हो सकता है, वो यूएन भी हो सकता है, वो सभी देशों के
देशों को एक प्लेटफॉर्म पे रखने की बात करते हैं। In its pursuit for a seat at the high table, New Delhi also known only too well that falling in line with the US, the West on Ukraine war, for instance, reduces India's instrumentality. लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि अगर हम किसी फॉल्ट लाइन की तरफ गए, किसी बड़ी पावर की तरफ हम झुकाव लाते हैं, या यूएस हो या फिर यूक्रेन की तरफ जाते हैं, अगर इस केस में रशिया के अगेंस्ट जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक जगह खोने जैसी बात होगी, क्योंकि उस केस में हमको शायद उस वक्त इतना इंपॉर्टेंस मिल जाए, लेकिन बाद के लिए वो दिक्कत कर सकता है। इसके साथ ही साथ द इंटरनेशनल सिस्टम माइट वांट टू कंसिडर न्यू दिल्ली इज रियली आफ्टर अ सीट एट द हाई टेबल। लेकिन जो बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि हम स्टेटस को इसलिए बना के चल रहे हैं क्योंकि हमको हाई टेबल चाहिए, एक सीट चाहिए हाई टेबल पे। चैलेंजेस क्या है हमारे लिए कि जो चाइना का इम्पैक्ट है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा न्यू दिल्लीज मूवमेंट इन द सन इज नॉट विदाउट इट्स इनहेरेंट चैलेंजेस। फॉर सन द सन विल बी सेट। वो कह रहे हैं कि G20 का जो सन है वो सेट होने के बाद शायद आपको इतनी इंपॉर्टेंस ना मिले। तो इंडिया की जो चेयरमैनशिप है G20 की एससीओ की इस साल खत्म होने वाली है, एंड बीजिंग विल नॉट लेट न्यू दिल्ली टेक ओवर द लीडरशिप। और जो चाइना है वो अपनी पावर को किसी और देश के द्वारा, इंडिया के द्वारा स्पेसिफिकली आगे ले जाने नहीं देगा। G20 की और एससीओ की इसकी जो मेंबर्स जो चेयरमैनशिप है इस साल के बाद ओवर हो जाएगी, फिर चाइना फिर से पावर में आने की कोशिश करेगा, देशों को इम्पैक्ट करेगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है कि ऑप्टिक्स एंड फ्रेमिंग, मतलब हम अपनी ऑप्टिक्स और फ्रेमिंग पे ध्यान दें पॉलिसीज के लिहाज से। इज न्यू दिल्ली मेकिंग फ्रेंड्स? हम क्या इस जियोपॉलिटिकल स्टेप्स में, डिप्लोमेटिक हाइज में क्या हम दोस्त बना रहे हैं, और कैसे दोस्त बना रहे हैं जो आगे काम देंगे या नहीं देंगे, इसको भी हाईलाइट करते हैं। इसमें यूएस की बात वो स्पेसिफिकली कर रहे हैं कि यूएस, अगर आप यूएस की तरफ झुकाव लेके चलते हो तो आगे आपको इनसे क्या फायदा होने वाला है। Now, third important challenge क्या है? Balancing opposites has its limits. If you play all sides, you might not end up making strong strategic partnership. लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आपको कोई भी रास्ता चूज करना पड़ेगा, या तो ए या तो बी। अगर आप दोनों की तरफ चलोगे तो आप एंड में क्या होगा, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा वो कहते हैं। क्योंकि आपको जो फ्यूचर है कॉन्फ्लिक्ट किससे होने वाला है? चाइना से। नाउ सवाल आखिरी में छोड़ते हैं वो कि सो विल न्यू दिल्ली यूटिलाइज 2023 टू प्रिपेयर फॉर 24 और टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज प्लेस इन द कमिटी ऑफ नेशंस। मतलब 24 के लिए रास्ता हम बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं देश को कि नहीं कर रहे हैं, क्या रास्ता लेते हैं, इस पर ये डिपेंड करेगा हमारे 2023 की स्ट्रेटेजी पे। इस क्वेश्चन से वो आर्टिकल खत्म करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द हार्डशिप ऑफ करियर इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, को लिखा है जीएल कृष्णा ने, फिजिशियन है आयुर्वेदा के और साथ ही साथ होमी भाभा फेलोशिप के ऑल्सो अ विजिटिंग स्कॉलर हैं बेंगलुरु में। ये मेंशन करते हैं कि appropriate policy making can solve many of the problems as a well-meaning Ayurveda practitioners faces। मतलब आयुर्वेदा के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए काफी चैलेंजेस हैं, पर अगर अच्छी पॉलिसी डिजाइन की जाए तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्या कहते हैं वो कि प्रैक्टिस डज नॉट सीम टू बी अ feasible career option for most Ayurveda graduates। मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं, प्रैक्टिस एक अच्छा साधन नहीं बन के आ रहा है एज ए करियर जो लोग आयुर्वेदा से ग्रेजुएट करते हैं। फॉर अ फ्यू आइडियलिस्ट हु कंसिडर दिस ऑप्शन द हार्डशिप अवेटिंग देम फॉर मैनी। ठीक है, कुछ समस्याएं बताते हैं कि डिस्पाइट द पब्लिसिटी कैंपेन्स टू प्रमोट आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष की बात करते हैं। द फैक्ट इज दैट देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट इन द सिस्टम। मतलब आयुर्वेदा के लिए लोगों का ट्रस्ट बहुत कम है। ठीक है, उसके साथ ही साथ फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजन आयुर्वेदा इज नॉट द मेडिकल सिस्टम ऑफ फर्स्ट चॉइस फॉर मेनी पीपल। क्योंकि ऐसा है कि आयुर्वेदा बहुत लोगों के लिए पहली चॉइस नहीं है मेडिकल सिस्टम में। लोग क्या करते हैं, एलोपैथिक की तरफ चले जाते हैं। इवन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स डोंट सीम टू ट्रस्ट इट फुली। और जो आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी इसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी साहब है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इस बात को 2014 के अपने स्पीच में इस बात को कहा था। मतलब हमारे देश के लोगों का ट्रस्ट आयुर्वेदा में कम है, साथ ही साथ जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनका भी ट्रस्ट इसमें काफी कम है। उसके अलावा स्केप्टिसिज्म क्या बताते हैं कि ये बहुत पुराना सिस्टम है आयुर्वेदा का, जहां पे लोग इस पे रिलाई करने में थोड़ी दिक्कत पेश आती है। लोग ये सोचते हैं कि इसका जो इलाज है वो काफी लंबे समय के बाद जो है किसी को ठीक कर पाता है। और जो पेशेंट्स होते हैं, जो वनरेबल पेशेंट्स होते हैं, जिनको काफी लंबा ट्रीटमेंट चाहिए, उनका ट्रस्ट इसके ऊपर खत्म होता चला जाता है। साथ ही साथ जो काफी पुराने डॉगमाज हैं लोगों के दिमाग में कि इसकी मेडिसिन लोगों को रिएक्ट कर जाती है, किसी को सोचता है कि क्यों ना हम किसी ऐसे एलोपैथिक सिस्टम में जाएं जहां फटाफट हमको इलाज मिल जाए। तो इस तरह की कई सारी दिक्कतें लोगों के दिमाग में है आयुर्वेदा थ्योरीज को लेकर के। इसमें है कि टाइम लगता है
उसके बाद पेशेंट्स के खुद के पुराने जो सिस्टम है आयुर्वेदा के उसको मॉडिफाई नहीं किया गया है, साथ ही साथ लोग के ट्रस्ट डेफिशिएंट इसके साथ बहुत सारे हैं, इसलिए लोग इससे अलग होना चाहते हैं ना। प्रैक्टिशनर्स की समस्या क्या है? As if there were not enough, we would soon discover that was generously handed over to him in his college. ये कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिशनर कॉलेज में जो आयुर्वेदा लेते हैं उनके ऊपर उनके साथ जो एंशिएंट मेडिकल विजडम उनको दिया जाता है, जब प्रैक्टिकली वो उसका यूज करते हैं तो वो पाते हैं कि लोगों का इसमें ट्रस्ट नहीं है और बहुत सारी डिफिकल्टीज है इसको प्रैक्टिस करने में। उसके साथ ही साथ शिफ्टिंग द यूजेबल पार्ट्स ऑब्सोल्यूट वंस रिक्वायर्स प्रायर एक्सपीरियंस, और जो लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं उनको प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए, रॉबर्स कॉमन सेंस चाहिए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि इसकी अधिकतर जो चीजें होती हैं आयुर्वेदा में वो ट्रायल और एरर के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उसका पक्का रिजल्ट वही आएगा ऐसी श्योरिटी नहीं है। उसकी एफिकेसी 60 से 70% ही होती है प्राइमरी केयर इलनेस के रास्ते से। ना उसके साथ फॉर द रेस्ट पेशेंट्स इंटरेस्ट वुड नेसेसिटेट कंप्लीमेंटिंग आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन, और जो पेशेंट्स हैं मॉडर्न मेडिसिन को कंपेयर करते हैं जिसके हवाले से इसका जो आउटपुट उतना बढ़िया नहीं होता और प्रैक्टिशनर्स को काफी नुकसान होता है, उनका इंटरेस्ट जाता है, वो उसमें जुड़ना नहीं चाहते। तो उसके साथ ही साथ जो रेगुलर न्यूज़पेपर कॉलम टेलीविजन शोज हैं उनके लिए वो लोग क्या करते हैं, गलीबल पेशेंट्स को लेते हैं जिनका इलाज ठीक से हो नहीं पाया आयुर्वेदा में, और एक बैड नेम्स की तरह आयुर्वेदा को यूज किया जाता है। इसमें आयुष एस्टेब्लिशमेंट भी आते हैं जहां पे सिर्फ आयुर्वेदा को आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार को एस्ट्रोलॉजी को एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेदा फिजिशियंस का काफी नुकसान होता है। उसके अलावा प्राइमरी अब करना क्या चाहिए कि हमारा फोकस क्या हो सकता है कि हम अच्छी पॉलिसी बना करके लोगों को वेल मीनिंग ऑफ आयुर्वेदा को समझाएं, जो प्रैक्टिशनर्स के अंदर भी हो और साथ ही साथ जो इसके साथ जुड़ने वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी हो। प्राइमरी केयर के डॉक्टर्स आर बिकमिंग एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब अच्छे डॉक्टर्स तो है ही नहीं प्राइमरी केयर में जो उसको आगे ले जा सके, उनको भी लाना चाहिए। रेजुविनेटिंग प्राइमरी केयर इज सिन क्वामोनॉन इफ अ कंट्री इज टू सिक्योर हेल्थ ऑफ इट्स सिटीजंस, मतलब रेजुविनेट करना है हमको अपनी प्राइमरी केयर को। जब अच्छे डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो लोग कहां से आएंगे, और जो डॉक्टर्स हैं भी उनका क्या है, वो प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस में ही इन्वॉल्व रहते हैं, उनको गुड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स नहीं मिल पाते, जो असिस्टेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि जब चैनल में ही डॉक्टर्स कम है तो जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको पढ़ाने वाले डॉक्टर्स भी नहीं होंगे। तो इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स की, सो दैट कि वो एक अच्छा हैप्पी सिस्टम बना सके, गुड प्राइमरी केयर दे सके और बाकी आने वाले डॉक्टर्स को भी एक सपोर्ट फंक्शन की तरह काम कर सके। One, a vigorous evidence-based appraisal of Ayurvedic theories and practices in order to shift the usable from obsolete, and two, statutory decision, मतलब पहला क्या होना चाहिए कि vigorous evidence system based appraisal system बनाना चाहिए आयुर्वेदा के लिए कि उसकी आयुर्वेदिक थ्योरी सही है, उनकी प्रैक्टिस ठीक है, लोगों को उसको समझना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम हो, और साथ ही साथ स्टैट्यूटरी डिसीजन होने चाहिए कि आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स जो प्रैक्टिस करते हैं मॉडर्न मेडिसिन को, उनको क्या करना चाहिए, प्राइमरी केयर एरियाज में स्टिपुलेट करना चाहिए, सो दैट कि लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस पता चले। क्योंकि अक्सर हमारे देश में क्या होता है, आयुर्वेद दो तरह की चीजें हैं ना, एक तो हो गया आयुर्वेद, एक हो गया होम्योपैथ। सो होम्योपैथ में तो फिर भी लोग चले आते हैं क्योंकि लोग मानते हैं कि होम्योपैथ का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पर आयुर्वेदा की मेडिसिन के जो तरीके हैं पुराने हैं, आर्काइक हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट आयुर्वेदा में कम है और इसी वजह से लोग उसकी जगह नॉर्मल जो एलोपैथी है उसमें चले जाते हैं, और उनको लगता है कि इनको फटाफट रिजल्ट नहीं मिलता, और आयुर्वेदा में क्या होता है, रिजल्ट बहुत देर से मिलता है। तो कई सारे ऐसे मिथ हैं लोगों के दिमाग में जिसकी वजह से दिक्कतें पेश आती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लिबियास आउटलुक रिमेन्स ब्लीक, इसको लिखा है तलमीज अहमद में जो पहले डिप्लोमेट रह चुके हैं, इनके आर्टिकल्स भी काफी बढ़िया होते हैं। तो लिबियास politicians continue to ensure that no initiative emerges that would unify the country and give its people a democratic order. नाउ थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फरवरी 17 को क्या हुआ कि लिबिया ने सेलिब्रेट किया 12 साल का अपराइजिंग मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ, जब उनकी सरकार गिरी और फाइनली लोगों ने ऐसा माना कि अब डेमोक्रेसी आएगी और उनके देश का बहुत आगे उत्थान होगा। अगर सब ऐसा बैकग्राउंड ले तो अरब स्प्रिंग से ले सकते हैं, जिसमें कई देशों में जो मिडिल ईस्ट के कई देशों में डेमोक्रेसी के लिए लड़ाइयां लड़ी गई, प्रोटेस्ट किए गए, ठीक है। तो क्या हुआ, लिबिया के लोगों ने काफी शानदार तरीके से सड़कों पे आके झंडे लहराए, खुशियां मनाई कि अब सब कुछ बढ़िया ही चलता रहेगा। वही 12 साल कंप्लीट हुए, लेकिन अभी हाल ही घटना को वो मेंशन करते हैं कि लास्ट ईयर फरवरी 10 को लिबिया में क्या हुआ, दो बार प्राइम मिनिस्टर चेंज किए गए, क्योंकि वहां पे भी पावर डिस्प्यूट का झगड़ा अभी भी चल रहा है। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं
कि अरब स्प्रिंग की बात हो या फिर लिबिया की डेमोक्रेसी और या फिर उस इलाके कई देशों की डेमोक्रेसी की बात हो, झंझट अभी भी है। पूरी तरीके से डेमोक्रेसी अभी भी नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंटर्स वो बताते हैं क्यों नहीं है, क्या नहीं है। तो 2014 में क्या हुआ, 2000 अच्छा लास्ट ईयर क्या हुआ, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बदले गए। किसी देश में अगर प्राइम मिनिस्टर 2 बार बदले जा रहे हैं, इसका मतलब वहां की हालत ठीक नहीं है। नाउ सिंस 2014 से क्या हुआ है कि लिबिया में 2 तरह के ग्रुप में पावर डिवाइड हो चुकी है। पहला है जीएनए, दूसरा है एचओआर। पहले इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जो त्रिपोली में है, और वो क्लेम करते हैं कि उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। और दूसरी पावर एचओआर है, जिसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो तोब्रक में है, और वो कहते हैं कि उनके पास लेजिस्लेटिव पावर है। मतलब एक के पास नियम बनाने की पावर है, मतलब कानून बनाने की पावर है टीओआर के पास, सॉरी एचओआर के पास, और दूसरे कहते हैं कि उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, मतलब सरकार चलाने की अथॉरिटी, जो त्रिपोली में है। त्रिपोली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और टोब्रक आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। ट्रिपोली कंट्रोल करता है ये वाला इलाका, जिसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, ये वाला इलाका कंट्रोल करते हैं, और टोब्रक बाकी का बचा हुआ साउथ का और ईस्ट का इलाका कवर करते हैं, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन दोनों गुटों के बीच भी कोई खास सहमति नहीं है। और एचओआर डिक्लेयर कर 2022 फरवरी में क्या हुआ, एचओआर डिक्लेयर किया कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम है पूरा हो गया, और पुराने जो जीएनयू के नेशनल यूनिटी के जो हेड है, उनमें से जो उनके हेड थे उनका ओवर हो गया, और कहा कि अपॉइंटेड फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर जो थे फाती बादशाह, उनको वहां पे प्लेस कर दिया। मतलब एचओआर के जो पुराने मिनिस्टर थे उनमें से किसी एक को यहाँ पे रख दिया और कहा कि ये पीएम होंगे, क्योंकि जीएनयू के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिस पावर से आए थे उनको हटा दिया गया। तो उसका मतलब वहां के गुटों में भी आपस में झगड़ा भी चल रहा है। तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी, इसको बात वो मेंशन करते हैं। लिबिया की जो हालत है, ध्यान दीजिएगा लिबिया के बारे में आर्टिकल क्यों लिखा गया है, क्योंकि लिबिया के अंदर यूएई, कतर, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद तो टर्की, और उसके साथ टर्की के साथ आपका हो गया, कतर भी आ गया, यूएई टर्की हो गया, और लिबिया के साथ आपका लगा हुआ हाँ इजिप्ट। ये सारे देश बीच में, अगर आप सीरिया को भी लगा लें और रशिया को भी लगा लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब इन देशों की पावर्स इस लिबिया में लड़ाई करती हैं। कोई यूएई कतर एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की इजिप्ट एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप ध्यान दीजिएगा सीरिया की तरह यहाँ पे भी डेमोक्रेसी बहुत ही खतरे में रही है, क्योंकि बाहर की पावर्स इस देश में लड़ाई करती रही है, उसी को मेंशन करते हैं। वैसे भी यहाँ पे 2 गुट ऑलरेडी हैं, एचओआर है और जीएनयू है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और इनको सपोर्ट करने वाले यूएई कतर है। उसको आगे देखते हैं। नाउ इसके साथ ही साथ एक बात और भी बात बताई कि फॉर्मर यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने इस बात को कहा था कि जो लिबिया की सिचुएशन है, ऑल्दो ये ऑयल इकोनॉमी है, लेकिन वहां पे अभी भी लोग बिलो 1/3 लोग, 1/3 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये किस बात की ओर इशारा करते हैं कि वहां पे जो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, साथ ही साथ कोई बहुत रिच देश नहीं है जिसका फायदा उठा करके लोग वहां पे अपनी अपनी रोटियां सेकते रहते हैं ना। फॉर्मर यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने इस बात को कहा था कि वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूटिव क्लेप्टोक्रेसी है। इस शब्द को देखते हैं क्या है। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है दोबारा उसको बांटना, और क्लेप्टोक्रेसी क्या है, मेनी क्लेप्टोक्रेटिक रूलर्स सीक्रेटली ट्रांसफर पब्लिक फंड्स इनटू हिडन पर्सनल नंबर बैंक। मतलब जनता के पैसे को अपनी पॉकेट में डालने को क्लेप्टोक्रेसी या क्लेप्टोक्रेटिक कहते हैं, ठीक है। तो क्लेप्टोक्रेसी जहां होती है डेवलपिंग कंट्रीज में होती है, या फिर उन देशों में जहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लें यहाँ पे, तो आप देखेंगे लिबिया के आसपास के देश कौन से हैं, इजिप्ट है, ट्यूनिसिया है, तो यहाँ डेमोक्रेसी है ट्यूनिसिया में। तो इसके बाद अल्जीरिया हो गए, पास के जो आपके नॉर्थ ईस्ट के देशों में बड़े देश है, टर्की हो गया, आपका कतर हो गया, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक देश और हम काउंट करेंगे, सीरिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे देशों की पॉलिटिक्स यहाँ पे चलती रहती है, लिबिया में और सीरिया में, ध्यान दीजिएगा। तो बाहर के देश अपनी अपने पावर से पैसा लगा के यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं उनको पावर करते हैं और लड़ाई कराते रहते हैं। ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है, मोटे मोटी मैं आपको ग्रुप नहीं बता रही हूँ कौन सा ग्रुप कहाँ है, लेकिन ये बहुत सालों से चला आ रहा है। अगर आप अरब स्प्रिंग से देखें तो भी घटना आपको वैसी ही मिलेगी। सेम बात सीरिया में चल रही है और लिबिया में भी वही चीज है। अब लिबिया का जो भविष्य क्यों ब्लीक है, इसको क्यों कहते हैं राइटर जो हमारे
हमारे एक्सपर्ट हैं वो क्यों ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे फॉरेन कंपटीशन है। फॉरेन कंपटीशन कैसे है कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं इनमें कतर और यूएई आते हैं, वो अलग अलग राइवल फैक्शंस को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, द आइडियोलॉजिकल कंपटीशन अराउंड द प्लेस ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम रिप्रेजेंटेड बाय द मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करने वाले सपोर्टर्स अरब स्प्रिंग से लेकर के आज तक, क्योंकि लिबिया में अरब स्प्रिंग के बाद काफी जो है डेमोक्रेसी प्रोमलगेट हुई, लेकिन आ नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे बाहर के कंपटीशन जो फॉरेन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कतर एंड यूएई बैक बाय राइवल फैक्शन सिविल कॉन्फ्लिक्ट में सपोर्ट करते थे, और कतर और यूएई बैक्ड बाय इजिप्ट, मतलब कतर जो इस्लाम को सपोर्ट कर रहे थे त्रिपोली में इस्लाम सपोर्टर्स को, और यूएई बैक कर रहा था इजिप्ट को। मतलब आसपास के देश यहाँ पे लड़ाई करा रहे पैसा लगा लगा के, ठीक है। मतलब जो कोई त्रिपोली को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कोई सपोर्ट कर रहा है जीएनयू को, दो पावर डिस्प्यूट है, और कोई सपोर्ट कर रहा है एचओआर को। इसकी वजह से यहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक्स, वेपनरी, जेट फ्यूल वगैरह यूएई और कतर के द्वारा यहाँ पे भेजे जाते रहे और डिस्प्यूट चलता रहा। उसके बाद अगर हम समझे कि अरब स्प्रिंग क्या होता है, तो अरब स्प्रिंग हम मोटा माटी समझते हैं, लेकिन अरब स्प्रिंग का मतलब था कि देशों में डेमोक्रेसी होनी चाहिए और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को हटना चाहिए। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर यहाँ पे इन इलाकों में भी बहुत सारे देश रहे हैं, अभी भी हैं, जहां पे सालों से जो हेड करने वाले लोग एक ही हैं। अभी ऐसी ही कुछ घटना अगर आपको याद हो तो बेलारूस में भी चल रही है, मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। बेलारूस में भी एक ही प्रेसिडेंट 26 साल से है। तो जहां पे इस तरह की तानाशाह हो जाते हैं तो वहां डेमोक्रेसी का नाम खत्म हो जाता है, तानाशाही आ जाती है। इसी वजह से अरब स्प्रिंग की स्टार्टिंग हुई थी, इसका मेन कारण यही था। इसमें जैस्मिन रेवोल्यूशन ट्यूनीशिया में हुआ, इजिप्ट में अपराइजिंग हुई 2011 में, यमन में हुआ 11-12 में, लिबिया में भी रिवोल्ट हुआ 11 में जिसमें मोहम्मद गद्दाफी को हटाया गया, और सीरियन सिविल वॉर भी वहां का ही आउटपुट है। तो अरब स्प्रिंग के बारे में अगर पूछा जाए प्री में तो आपको पता होना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जो इस तरह की घटनाएं वहां चलती हैं कि एक्सटर्नल पावर्स वहां कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, तो यूएन ने वहां पे रिप्रेजेंटेटिव चुना गया, 28 फरवरी को रखा यूएन ने, और उनसे कहा गया कि आप पॉपुलर फ्रस्ट्रेशन को हटाते हुए वहां पे एक हाई लेवल पैनल हम बनाएंगे और स्थितियों को ठीक करेंगे, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे ताकि वहां पे फिर से नॉर्मल तरीके से इलेक्शन हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बाहर की जो पावर्स है वहां पर आके इंटरप्ट करती रहती हैं। यूएई हो गया, आपका सीरिया में हो गया, साथ ही साथ कतर है, टर्की है, ऐसी पावर्स वहां पे आके जो है डिस्प्यूट क्रिएट करती रहती हैं। ना समझ वाली बात यहाँ है, देयर आर इन फैक्ट क्रेडिबल प्रोस्पेक्ट फॉर द राइवल ऑफ द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। और क्योंकि यहाँ पे बाहर की पावर सपोर्ट कर रही है एचओआर और जीएनयू को, इस वजह से ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे फिर से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं देशों में रशिया भी सपोर्ट करता है, जिसमें लिबिया सपोर्ट करने वाले वैगनर ग्रुप है जो रिमेन करता है लिबिया में, और बाहर के एक्सटर्नल पावर्स में सऊदी अरेबिया और इजिप्ट भी अब खुल करके आ गए हैं लिबिया में लड़ाई करने के लिए, जो अलग अलग फैक्शंस को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फर्दर हो सकता है, पर डेमोक्रेसी का रास्ता नहीं है अभी भी। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट आर बायो कंप्यूटर्स एंड हाउ डू दे फंक्शन। बायो कंप्यूटर्स के लिए बहुत दिनों से बहुत देशों की यूनिवर्सिटीज एक्सपर्ट रिसर्च कर रही हैं, एक्सपर्ट लगे हुए हैं, बट अभी फिलहाल जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कोई नई चीज इजाद करी है। इसमें वो कहते हैं कि साइंटिस्ट एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी रिसेंटली आउटलाइन अ प्लान फॉर पोटेंशियली रिवॉल्यूशनरी न्यू एरा ऑफ रिसर्च कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस। मतलब ऑर्गन्स में अगर हम रिसर्च करें या कोई इक्विपमेंट्स को अटैच कर दें तो हम बायो कंप्यूटर्स को बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब ऑर्गन्स को आर्टिफिशियली अगर उसमें हम इंटेलिजेंस इंजेक्ट कर दें तो बायो कंप्यूटर्स बन सकता है। ये जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट ने निकाला ना। उसमें करना कर क्या रहे हैं वो कि ब्रेन के कल्चर को ग्रो करते हैं लैब में, और रियल वर्ल्ड सेंसर्स को इनपुट करके आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या कर पाएंगे, वो ह्यूमन कॉग्निशन को समझ पाएंगे, लर्निंग को समझ पाएंगे और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझ पाएंगे। अगर हम बायो कंप्यूटर्स बना पाए
तो दिमाग में यूज होने वाले कई एस्पेक्ट्स को यूज समझ सकेंगे और साथ ही साथ जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी गेज कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग इसकी जो प्रेमाइस क्या है इस रिसर्च का, अंडरस्टैंडिंग हाउ मच द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स हैज बीन अ डिफिकल्ट चैलेंज। रिसर्चर्स हैव यूज्ड रैट ब्रेन्स। अभी तक क्या होता था कि हम रैट ब्रेन्स को यूज करके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करते थे, जिसमें 3D कल्चर ऑफ ब्रेन टिश्यूज को भी यूज किया गया ब्रेन ऑर्गेनाइड्स को यूज करने के लिए, और मिनी ब्रेन्स भी बनाए गए 4 mm के साइज के। लेकिन वो सारी ही चीजें आपको रैट के दिमाग से या रैट की बॉडी पे यूज की, मतलब चूहों पे यूज किया जाता था। लेकिन अगर हम ऐसा कोई ऑर्गेनाइड बना लें जिसमें वाकई सेंसरी इनपुट डाल करके हम टच, स्मेल और विजन इसमें अभी तक नहीं होती है, अगर हम डाल पाए तो हम ऐसा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बना सकते हैं जिससे हम इंसान के दिमाग को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसकी जो स्टडीज को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नाउ देन हाउ डू वी स्टडी द ब्रेन। अब हम दिमाग को हम स्टडी कैसे करते हैं ब्रेन को, हम उनके जो ऑर्गेनाइज की कल्चर को ग्रो करते हैं लैब में, और ये अधिकतर रैट के ब्रेन्स पे किया जाता है। ठीक है, तो हम रैट के ब्रेन का माइक्रो एनवायरनमेंट बनाते हैं और उनके ही टेस्ट के आधार पर हम अपनी स्टडी करते हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम ह्यूमन ब्रेन के भी ऑर्गेनाइड्स बनाएंगे। कुछ दिन पहले ऐसी स्टडी आई थी जहां पे ऑर्गन चिप्स की बात हुई थी, अगर आपको याद होगा, मैंने साइंस में डिस्कस किया था। मतलब ऑर्गन की अगर चिप्स बना ली जाए, सपोज बनी भी है, लिवर का ऑर्गन बन सकता है, आपका ब्रेन का बन सकता है, साथ ही साथ किडनी का बन सकता है। अगर आपके ऑर्गन्स की चिप बना ली जाए तो सारी स्टडीज आप चिप्स पे कर सकते हो। तो उसी तरीके से ये बायो कंप्यूटर्स भी, इनको आप मान लीजिए, जहां पे जैसे हम ईजी ईसीजी करवाते हैं तो क्या होता है, रेज हमारी बॉडी में डाली जाती है और फिर उनकी स्टडी की जाती है। उसी तरीके से अगर ये जीएचई के रिसर्चर इस बात को कर लेते हैं कि ब्रेन ऑर्गेनाइड्स बना लेते हैं, एक तरीके का सिस्टम जहां पे ब्रेन को स्टिमुलेट करके स्टडी करी जाए, तो हम उसके बाद ब्रेन कंप्यूटर भी या बायो कंप्यूटर भी बना सकते हैं। और रिसेंटली साइंटिस्ट वर एबल टू ग्रो ह्यूमन न्यूरॉन्स ऑन टॉप ऑफ अ माइक्रो इलेक्ट्रोड अरे दैट कुड बोथ रिकॉर्ड एंड स्टिमुलेट दीज न्यूरॉन्स। मतलब अभी फिलहाल के लिए स्टडी हुई थी जहां पे ह्यूमन न्यूरॉन्स को स्टडी किया गया था। अगर सवाल बनता है प्री में तो पूछा जा सकता है कि बायो चिप्स क्या होती हैं और बायो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ना ब्रेन ऑर्गेनाइड्स कैन ऑल्सो बी डेवलप यूजिंग स्टेम सेल्स फॉर इंडिविजुअल्स विद न्यूरो डिजेनरेटिव और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रेन ऑर्गेनाइड्स का मतलब हुआ कि हम जो स्टेम सेल्स होती हैं इंडिविजुअल्स की, उनको भी यूज करके हम ऑर्गेनाइड्स बना सकते हैं। तो जब ये ऑर्गेनाइड्स आप यूज कर लेंगे, स्टडी कर पाएंगे, तो हम उसको और एक्सपैंड करके हम स्टिमुलाई वगैरह यूज करके बायो कंप्यूटर भी बना सकते हैं, यही इसका मतलब है। ठीक है, नाउ आर बायो कंप्यूटर रेडी फॉर कमर्शियल यूज। तो अभी कमर्शियल यूज के लिए रेडी नहीं है, अभी और स्टडीज इसमें होनी बाकी है, और जब होंगी तो मार्केट में तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है टैक्स ट्रांजेक्शंस में। वो कह रहे हैं कि जीएसटी का जो रेवेन्यू है काफी इनहांस किया इस बार, जिसमें इस बात को मेंशन करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है इस बात का रिजल्ट है कि जीएसटी का जो रेवेन्यू है बढ़ चढ़ करके हमने कलेक्ट किया है। इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि स्टडी के हिसाब से जनवरी का जो इम्पोर्ट है वो भी डिफ हुआ है। मतलब डिमांड की वजह से जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो भी कम हुई है, इम्पोर्ट भी कम हुआ है। एक्सपोर्ट भी कम हुआ तो नंबर्स आए थे, लेकिन जब एक्सपोर्ट कम है तो इम्पोर्ट भी कम है, तो काफी बेटर सिचुएशन बन सकती है अगर हम आने वाले टाइम में अपनी पॉलिसीज को और एक्सपैंड कर सके तो नंबर अच्छा रहेगा। वैसे ये आर्टिकल नंबर्स बेस्ड है, इसमें कोई ज्यादा स्टडी समझने वाली है नहीं, इसलिए इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। फर्दर कोई स्टडी अगर आएगी जीएसटी के ऊपर और या फिर आपका एसजीएसटी के ऊपर या फिर कलेक्शंस के ऊपर तो और डिस्कस हम करेंगे। वैसे अगर आप न्यूज एनालिसिस मेरी देखते हैं तो मैंने परसों के न्यूज एनालिसिस में उनको अच्छे से डिस्कस किया था, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट है अटैक ऑन नॉलेज में। एफसीआरए के ऊपर इन्होंने साफ बात बोली है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत सेंट्रल फॉर पॉलिसी रिसर्च का जो लाइसेंस था सस्पेंड कर दिया गया। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि जब आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस को रास्ता नहीं देंगे काम करने के लिए, और एफसीआरए के अंदर सीपीआर एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो सरकार की काफी मदद करता है डेटा एनालिसिस करने में, साथ ही साथ अच्छे नंबर्स भी लेकर के आता है। Now CPR has been working on improving governance and enhancing state capacity among other things in collaboration with governments and public and private sector। तो जब ऐसा बड़ा संस्थान को का जो लाइसेंस है आप जब्त कर लोगे, कैंसिल कर लोगे, तो ये ठीक बात नहीं है। और वैसे भी एफसीआरए क्या है, एफसीआरए इज अ रेगुलेटरी
mechanism to ensure that foreign investors are not unduly influencing the domestic politics of India। ध्यान दीजिएगा, FCRA का जो स्ट्रांगली प्रोमलगेशन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ, जहां पे डाउट क्रिएट किया जाता था कि बाहर से जो पैसा FCRA के माध्यम से या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा यहाँ आता है और यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में डिवाइड क्रिएट करना या दूसरे तरह की घटनाओं को एग्जीक्यूट करने में यूज किया जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजिलेंस रखा और समय से साथ वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से इसको बैन और नॉन बैन करते रहते हैं उन संस्थाओं को जो उनके रडार में आते हैं, जो सही भी है। अगर बाहर का पैसा यहाँ के देश में कोई उटपटांग चीजें क्रिएट करता है वो सही नहीं है, लेकिन अब वो आर्टिकल राइटर कहते हैं कि जब आप एक ऐसी संस्था का लाइसेंस बैन करते हो तो वो ठीक चीज नहीं है। उसके अलावा आपकी एजुकेशन पॉलिसी में तो ऐसा है ही कि बाहर की यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आकर के कॉलेज खोल सकती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की कुछ 2 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आ भी रही हैं। तो अगर आप ऐसे नियमों को स्ट्रांगली आप स्ट्रिंजेंटली अगर अप्लाई करते रहे तो जो नॉलेज हराइजन है हमारे देश के एक्सपर्ट्स का, जो हम आगे ग्रो कर सकते हैं, वो कैसे कर पाएंगे, इसके ऊपर वो सवाल उठाते हैं। ये था इसका आर्टिकल। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप ये आपके इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस, तो गिव मी अ बिग थम्स अप, सपोर्ट, शेयर, लाइक। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे लेके जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप कोई ऐसी एनालिसिस चाहते हैं जो मैं डिस्कस करूं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जहां आप फंसते रहते हो, जो समझ में नहीं आती, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आप मुझे लिखिए, कमेंट बैक करिए। या जो बच्चे डायरेक्टली मुझसे बात करके डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है shivani tiwari85@gmail.com। मत भूलिएगा, ये मेरे चैनल पे भी लिखा हुआ है, शिवानी तिवारी 85@gmail.com पे आप लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी और आपकी तैयारी में सहयोग करूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस में कुछ देर के बाद।